बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा आज का लेक्चर है। हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज़ को कहते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। जी सर। आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक है और आपके सीएसएस के पेपर में भी एक्सपेक्टेड होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। हमने जो कंटेंट्स कवर करने हैं आज वो हमारे पास है। आप देख लें, डेफिनेशन है। जी हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है और उसके अलावा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे जी जी और उसके अलावा हम कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, इसकी क्या कॉजेज हैं जी जी और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट और फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी आज के लेक्चर में। जी सर। Now let me proceed toward the definition first of all. So definition of unemployment is at your screen. Unemployment refers to a situation in which the workers who are capable of working and willing to work but do not get employment is called unemployment. यानी एक वर्कर कैपेबल है काम करने के और वो काम करना भी चाहता है, उसका इरादा भी है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, उसको मौका ही नहीं मिल रहा काम करने का। तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है या इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जी सर। डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स की तरफ और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में के इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें साइक्लिक और केन्जियन जिसे कहते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या असल में। सो frictional unemployment occurs when a worker moves from one job to another. It is a result of imperfect information in the labor market, because if job seeker knew that they would be employed for a particular job vacancy, almost no time would be lost in getting a new job. Hence, eliminating this form of unemployment। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझ आया कि इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट जब कोई पर्सन एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होता है और कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए जो वो अनएम्प्लॉयड होता है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जॉब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, in such a duration, when a person or group of person remain unemployment is called frictional unemployment। कि जब एक पर्सन एक बेटर जॉब की तलाश में पहले वाली जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तलाश में चलता है और उसको कुछ टाइम लग जाता है बीच में, तो जारी बात है वो जितना टाइम लगता है, कुछ डेज लगे या हफ्ते या मंथ्स, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? सर, ये किसी भी किस्म की जॉब का स्वेटर हो सकता है? जी बिल्कुल, किसी भी किस्म की, या पब्लिक सेक्टर की हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है। जब वो एक जॉब से डिसैटिस्फाई होता है और वो अपनी जॉब जॉब को स्विच करना चाहता है, दूसरी जॉब पे जाता है, तो दरमियान में जो उसका गैप आता है ना, उस गैप को हम अनएम्प्लॉयड उसे कंसिडर करेंगे और वो जितना गैप आता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल के बाद हमने कहा था सेकंड जो इसकी टाइप है आफ्टर फ्रिक्शनल, that is of structural unemployment। Structural unemployment arises when
The qualification of a person is not enough to meet his job responsibilities. यानी वो कहीं फिट ही नहीं हो रहा, जहां कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी स्किल्स उसके मुताबिक नहीं है. कन्वर्सली आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट arises when the salary offered to a person falls short of the minimum wage that can be paid for the concerned job. तो या फिर इस वजह से अनएम्प्लॉयड वो रहे कि जो उसको सैलरी ऑफर की जा रही है वो सैलरी कम है जबकि वो डिजर्व ज्यादा करता है और इस वजह से ही वो काम नहीं कर रहा. तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. यानी जो इकोनॉमी का ढांचा है वही पर्सन को अनएम्प्लॉयड रखे हुए है, उस स्ट्रक्चर के अंदर वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा. इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. तो ये भी आपको क्लियर हो गया मिस? जी सर। सर मतलब यही है कि जो कोई इंसान है उसको अगर अपनी जॉब से वो सैटिस्फाइड नहीं है और उसको उसकी डिज़ायर्ड सैलरी नहीं मिल रही और वो जी अनएम्प्लॉयड है जी, इस वजह से, तो वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। बिल्कुल वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी. या इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती उसकी जॉब ड्यूटी से, यानी वो परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है, उसकी यानी जगह ही नहीं बन रही, तो ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी. ठीक है। स्ट्रक्चरल के बाद नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. तो साइक्लिकल और डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the economy is in need of low low workforce. द डिमांड फॉर लेबर यानी लेबर फोर्स ज्यादा है लेकिन इकोनॉमी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर रही लेबर फोर्स को ना, उसकी तादाद ज्यादा है लेबर फोर्स की. द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस विद द इकोनॉमी इन द ग्रोथ फेज. अगेन when the economy passes through depression, demand for labor decreases and extra workers are released as the unemployed labor force. ठीक है ना जी. इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी लेबर को अब्सॉर्ब करे. लेबर जो है वो सरप्लस होती है, काम की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो हम इसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. केन्स ने इसी तरह की साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था. होप सो के यू अंडरस्टैंड अबाउट द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई, क्या मतलब है इसका कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि आपकी जो लेबर जो है वर्कफोर्स वो ज्यादा है लेकिन इकोनॉमी के अंदर उतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, वो अब्सॉर्ब नहीं हो रही सारी लेबर ना. उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो लेबर ज्यादा है लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, काम का जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है. तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ना. जैसे देखिए बिजनेस साइकिल्स होते हैं ना, आपने ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के बारे में सुना होगा, यानी कारोबार के उतार चढ़ाव. जब आपका बिजनेस डिफ्लेशन में का शिकार होता है, यानी बिजनेस में मंदा एक किस्म का होता है, काम अच्छा नहीं होता, कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती, लेकिन लेबर जो है वो बड़ी सरप्लस में अवेलेबल होती है काम करने के लिए. बट आगे फैक्ट्रीज नहीं है, कारखाने नहीं है, काम करने के मौके नहीं है, तो वो लोग जो अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो लेबर फोर्स फिर रही है, वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड कहलाएगी ना. ठीक है। हाँ, जब इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है तो एक्स्ट्रा लेबर होती है और वो एक्स्ट्रा लेबर जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती काम की. ठीक है, तो जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं इस सिचुएशन में, तो हम कहते हैं कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. ठीक है। अच्छा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद एक और टाइप है, एंड दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. आप बड़ी सिंपल सी बात है seasonal unemployment जो है that occurs when an occupation is not in demand at certain season. जब कोई मतलब एक देखे ना, अभी अभी अगर सीजन लेट सपोज के सर्दियों का सीजन है, तो सर्दियों के सीजन में शरबत की डिमांड तो नहीं होगी ना, पानी का मीठा शरबत बना के जो बेचते हैं, जी, तो जी। उसकी तो डिमांड नहीं होगी. या अगर इस वक्त आप लेट करें कि इस वक्त जो है हॉट है, गर्मी है, तो इसमें जो वुलन वूल के बने फैब्रिक्स हैं या क्लॉथ्स हैं, उनकी तो डिमांड ही ना होगी.
नहीं। मतलब उससे रिलेटिव जो लेबर है या उससे रिलेटिव जो मशीनरी है या उससे रिलेटिव जो बिजनेस है वो इनकम नहीं दे रहे होंगे, वो अनइम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सीजनल अनइम्प्लॉयमेंट। या जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएं, वही तो कह रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सीजन होता है हार्वेस्टिंग का, हैं। जी। ठीक है ना। हार्वेस्टिंग का एक सीजन होता है। तो जब हार्वेस्टिंग का सीजन ओवर हो जाता है, तो वो लेबर जो हार्वेस्ट करती है, मतलब कटाई करती है, वो जब हार्वेस्टिंग का सीजन नहीं होता तो अनएम्प्लॉयड हो जाती है। उसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है सर। ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपको क्लियर हो गया। नौ हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। कॉजेज क्या है? तो कॉजेज ये बड़ी सिंपल सी कॉजेज हैं। आप ये देखें, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती, एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती। उसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे अभी पीछे हम बात करके आए। और आपको पता है कि हमारे एशियन एशियन जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक काफी है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, एक दो कमाने वाले होते हैं, बाकी सारे ही खाने वाले होते हैं, 19 19 20 20। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जारी बात है फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही आएगी ना। डिपेंडेंसी बर्डन बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा इंक्रीजिंग टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज बहुत सारे ग्रेजुएट्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वो रेशो पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा है, जबकि मार्केट के अंदर जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है। उसके अलावा स्लो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो रही ताकि वो लेबर और पढ़े लिखे और टेक्निकल और स्किल्ड लोगों को एब्जॉर्ब करे। उसके अलावा इन इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो जितनी जिस रेट से उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उस रेट से प्रोग्रेस हो नहीं रही, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो उम्मीद है कि ये बड़ी सिंपल कॉजेज भी आपको समझ आई होंगी, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नाउ अनएम्प्लॉयमेंट की कंसीक्वेंसेस क्या है, कॉस्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह लें या उसके कंसीक्वेंसेस आप कह लें। तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या कॉस्ट बियर करता है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू अर्न मनी to meet financial needs. The failure to pay installments or to pay rent may lead to homelessness through eviction। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो eviction करके उनको निकाल देते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, उनको अपने एरिया से निकाल देते हैं, तो वो होमलेस हो जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो जारी बात है उनकी डाइट पूरी नहीं होती, वो फिर क्या करते हैं, मेल न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं, यानी प्रॉपर उनको डाइट नहीं मिलती तो मेल न्यूट्रिशन है। इलनेस की तरफ आते हैं, बीमार हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है एंड लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, और वो इज्जत नफ्स को खो बैठते हैं, लीडिंग टू डिप्रेशन। और उसके बाद डिप्रेशन उनके ऊपर जो है ना हैवी हो जाता है। ये एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट बियर करता है, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। जी, जी। नो, सर इसमें अगर इसमें वो भी तो आ जाते हैं ना, ये जो हमारा बिलो मिडिल क्लास, ये जो नौकर तबका है, ये वाला भी तो आ जाता है इसमें। हाँ, मैं आपका इंडिविजुअल का मतलब ये था कि एक सेपरेट एक जो इंडिविजुअल एक पर्सन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो ये मैं आपको बता रहा था। अब हम सोसाइटी की बात कर लेते हैं। जी, जी। तो अब इसमें जो सोसाइटी है, एन इकोनॉमी विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट यूजिंग all of the resources, as example labor available to it, and since it is operating below its production capability, it could have a higher output if more people are यूजफुली एम्प्लॉयड। मतलब अगर लोगों को देखें, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी इकोनॉमी में कैपेसिटी होती है
आपके पास लैंड्स होती हैं, आपके पास फैक्ट्रीज होती हैं, लेकिन आपने फुली तौर पे लेबर को अप्लाई नहीं किया होता प्रोडक्शन देने के लिए, चीजें बनाने के लिए। तो अगर आप उस लेबर को फुली आप एम्प्लॉय करें तो आप और ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, और वो जो लेबर आप लगाएंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में डिफरेंस आ जाता है इसी वजह से कि जब आप फुली अपनी कैपेसिटी को, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं करते, तो if the frictionally unemployed accepted the first job they were offered, they would be likely to be operating at below their skill level, reducing the economy's efficiency. हमने पीछे बात की थी कि मतलब एफिशिएंसी वर्कर की ज्यादा है, लेकिन उसके मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर वो बेशक हाई एफिशिएंसी होने के बावजूद एक जो उसे लो कैलिबर की जॉब मिलती है उसको वो टोटली एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑपरेट कहाँ कर रहा है, एट बिलो हिज स्किल लेवल, कि जो उसका स्किल का लेवल है उससे नीचे वो काम कर रहा है, रिड्यूसिंग द इकोनॉमीज एफिशिएंसी। तो उसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमी, उसकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है, सोसाइटी इस तरह की कॉस्ट बियर करती है। आपको पता है आपके पाकिस्तान में 95% लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ और प्राइवेट सेक्टर की, कि 95% जो लोग जॉब कर रहे हैं दे वर्किंग अंडर बिलो दियर कैपेबिलिटी। जो उनकी काबिलियत है उससे 95% लोग लो कैलिबर की जॉब्स कर रहे हैं। अगर कोई एक प्रोफेसर के कैलिबर का पर्सन है उस क्वालिफिकेशन के मुताबिक, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है, और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के कैलिबर का पर्सन है तो वो लेक्चरर की जॉब कर रहा है। जी सर। आपको पता है अभी तक कितनी यूनिवर्सिटीज में और अपना कॉलेजेस में पीएचडी लेक्चरर्स हैं। पीएचडी हमेशा प्रोफेसर होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक, लेकिन क्या है कि वो पीएचडी करके लेक्चरर की सीट्स पे अपॉइंट हुए हुए हैं। इसी तरह मैं ये सिर्फ आपको एजुकेशन की बात बता रहा हूँ, अब बाकी भी जितनी फील्ड्स हैं लोग जहां कहीं भी एडजस्ट हुए हुए हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो अपने से लो कैलिबर की जॉब कर रहे हैं। तो सोसाइटी जो है वो इस तरह के चीजों को बियर करती है। अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट सोसाइटी जो बियर करती है, ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। तो इज इट क्लियर टू यू? जी सर। ओके, सोसाइटी का हमने डिस्कस किया और इंडिविजुअल का भी हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह की कॉस्ट। अब बात करते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इकोनॉमिस्ट टिपिकली फोकस ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट क्या पूछते हैं, अभी आपसे भी हो सकता है कि एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा जाए कि पाकिस्तान का करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो the unemployment rate is expressed as a percentage and is calculated as unemployment rate is equal to unemployed workers divided by total labor force available in country multiply by 100। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स, लेबर फोर्स नहीं, अनएम्प्लॉयड वर्कर। ओवर टोटल लेबर हाँ, फोर्स। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड वर्कर, यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, जी सर। डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स, यानी जो इकोनॉमी में लेबर फोर्स होती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। वो वहां पे प्रॉपर वो नहीं लिखा हुआ, तो मैं समझ रहा था कि कहीं आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, नहीं नहीं सर, तो समझ आ गया। इसलिए फार्मूला क्लियर है ना आपको? हाँ जी, फॉर्मूला समझ आ गया मुझे। जी, फार्मूला समझ आ गया। तो इस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं। फार्मूला आपको समझ आ गया। अब हम इसके
कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन के बाद हम ये वाला सेशन इसका एंड कर देंगे अनएम्प्लॉयमेंट का। सॉल्यूशंस क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट के तरीकाकार को, पैटर्न को बदलना होगा। ठीक है। दूसरी बात, इनकरेजमेंट टू स्मॉल एंटरप्राइजेस एज अगेंस्ट बिग एंटरप्राइजेस। जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस कारोबार के जो मालिक होते हैं कि वो उनको इनकरेज करने की बजाय जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स वाले यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, तो चॉइस जो बिजनेसमैन करता है कि उसको लेबर लगाना चाहिए या उसको कैपिटल ज्यादा लगाना चाहिए, तो वो उसको एक प्रॉब्लम आता है चॉइस में, तो उसके लिए उसको एजुकेट होना चाहिए। देखिए, अगर तो एशियन कंट्रीज की बात है, पाकिस्तान जैसे कंट्री की बात है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कामयाब रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर सरप्लस है, ज्यादा लेबर अवेलेबल है और कैपिटल, और दूसरी बात लेबर सस्ती है, उसकी लेबर की प्राइसेस कम है, जबकि कैपिटल की एक तो लोकली कैपिटल अवेलेबल नहीं है, मशीनरी हमने इंपोर्ट करनी होती है, दूसरा ये कि वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है और इतनी वो अवेलेबल होती नहीं है। तो अब यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई होनी चाहिए और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक जो है ना वो नहीं होना चाहिए। टेक्निक दो तरह की होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो चूंकि हमारे यहाँ फरावानी में लेबर अवेलेबल है और सस्ती मिल जाती है, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही अप्लाई करनी चाहिए। उसके अलावा encouragement of new growth centers in small towns and rural areas, बजाय इसके कि बड़े बड़े शहरों में आप लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, वहां पे आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएं, बाकी जो रूरल एरियाज हैं या टाउन्स हैं छोटे छोटे, वहां भी आपको जो ग्रोथ सेंटर्स अपने बनाने चाहिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने चाहिए ताकि आपकी बैलेंस ग्रोथ हो। उसके अलावा सब्सिडीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद पे सब्सिडीज देनी चाहिए। उसके अलावा रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है जिसमें इतना रट्टा और थेरेटिकल ज्यादा होते हैं, उसकी रीओरिएंटेशन होनी चाहिए। और इतनी ज्यादा मतलब हमें डिग्रीज नहीं देनी चाहिए अपने पढ़े लिखे मतलब लोगों को, इतनी ज्यादा डिग्रीज नहीं इशू करनी चाहिए कि वो कल को मार्केट में निकले और अनएम्प्लॉयड मारे मारे फिर रहे हो। जितनी इंडस्ट्रीज में, मार्केट में, इकोनॉमी में जॉब्स हो, उतने ही डिग्रीज यूनिवर्सिटीज इशू करें ताकि कोई मतलब जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का सीन ना क्रिएट हो। So this was what about the unemployment in macroeconomics we discussed over here. If you have question, please ask. Otherwise, we have to end the session and we will try to discuss other session. ठीक है सर, आप Clear है? मुझे समझ आ गई है वाला। जी ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, दोबारा आपको मैं लिंक भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज।